म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। वेलकम चंचल जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। शुरुआत करते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, आपकी बिगिनिंग कैसे थी, आपने मार्केट को क्यों चूज किया, और एज अ फंड मैनेजर जो आज आप काम कर रहे हो, तो आपकी पहले से जर्नी आप थोड़ा अगर शॉर्ट में मुझे बता पाओ। Sure. Thank you, Sanket ji. Thank you for this question. So, मेरी journey market में, I was always excited on the market, right? From my graduation day, I passed out from Delhi Sri Ram College. There was a team of us who were always tracking market. And then I joined Birla Group in 2005. 2008 is the time when I got an opportunity. There was an opening within the Birla Mutual Fund. I got an opportunity to join Birla Mutual Fund. And I've been with Birla Mutual Fund में last 18-19 साल से रहा हूँ. Coming from a Marwadi background, the इंटरेस्ट ऑफ लुकिंग एट न्यू बिजनेसेस, बिजनेस कैसे पैसा बनाता है, बिजनेस कैसे ग्रो करता है, कौन से धंधा अच्छा है, कौन से धंधा में ज़्यादा पैसा बन सकता है, दैट थॉट ऑलवेज एक्साइटेड मी एंड दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांटेड टू बी पार्ट ऑफ द मार्केट, राइट फ्रॉम माय ग्रेजुएशन डेज टू पोस्ट ग्रेजुएशन डेज. एंड दैट Kida in me, you can say, that was there. That was I want to go there and learn and participate and contribute to it. And that's the time I got opportunity in 2008 to join Birla Mutual Fund. And the journey for last 18-19 years has been with this team, grown with the team, and that's where I got entry in the market. सो आई कैन से कि बिजनेस तो आपके खून में ही है, बिकॉज एज ए मारवाड़ी तो बिजनेस सिखाना नहीं पड़ता है, तो ऑलरेडी ब्लड में ही वो सारी चीज़ें थी। मुझे एक सर चीज़ बताइए कि जब मार्केट 10-12 साल पहले आप देखते हो और आज के दिन देखते हो, क्या डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है? म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है, Sure, that's और मार्केट भी कैसे ग्रो कर रहा है? that's a very good question. When I joined industry, the SIP was less than 1,000 crore probably. I don't even remember that number now. Today the SIP is almost close to 25,000 crore. The number of retail participation is very high. I can look at my relatives etc. calling me which mutual fund में SIP करना चाहिए. So the point is that Indian market also has matured, and that's a phase which people go through as the per capita income improves. People realize that asset class खाली gold और property नहीं है. There are various asset class जहाँ बड़ा पैसा बनता है. एंड वो जो थॉट्स है कि इंडिया में वाई डोंट वी पार्टिसिपेट इन एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन द मार्केट, दैट्स अ बिग थॉट विच इज सो द एसेट एलोकेशन इज मूविंग फ्रॉम गोल्ड प्रॉपर्टी टू म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इज एट द कस्प ऑफ द जे कर्व. आई थिंक यहाँ से अगला 20-25 साल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो हो सकता है, एंड दैट्स वेयर द जर्नी आई थिंक इज जस्ट स्टार्टिंग. सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में द अमाउंट ऑफ knowledge base has matured to a different extent. The amount of thought process, the amount of stocks which have got listed also is totally new. Different industries have come in. So market I think from that point to now has matured, and market are willing to look at cycle. The retail participation of Indian mutual fund is, of Indian people have increased, and that will continue from here. ग्रेट सर, बट मुझे एक चीज़ सर और बताइए कि जो कोविड के बाद मार्केट की डेफिनेशन चेंज हुई है कि हर एक को लग रहा है कि मैं खुद फंड मैनेजर हूँ, कि मैं जहाँ पे पैसा लगाता हूँ मुझे बहुत कुछ आ रहा है, और मार्केट में मैं जहाँ पे पैसा लगा देता हूँ बढ़ता रहता है। तो ऐसे सिचुएशन में ना, कि जब भी मार्केट फॉल आया कोविड के बाद मैं बात कर रहा हूँ, 1-2 महीने में 3 महीने में फिर से मार्केट ने रिकवरी दिखा दी थी, बट आज के दिन हुआ यह है कि कंटिन्यूसली 6-7-8 महीने से मार्केट हमें नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बहुत सारे रिटेलर फंसे हुए, तो आपका क्या व्यू है करंट मार्केट के ऊपर? That's a good point. So COVID के बाद ही SIP की नंबर काफ़ी बढ़ी है, and people have realized this asset class, and coming out of COVID, market has been one way. If I would say that bull market has continued one way, but market is a pendulum. If घड़ी की वॉच आप देखते हो, दोनों तरफ स्विंग होता है, right? And market had swung one side, and everyone thought that I am the next Warren Buffett, I am the next big bull market. People thought that so there is a good saying which says that if the pan wala starts talking to about stock, that's the time to sell. But people are making money, and people have left businesses, and that's the time कि लोग सब धंधा छोड़ के भी मार्केट में पैसा बना रहे थे. But point is market swings both ways, as I said, and last 3-4 months of correction have shown that there is a difference in the valuation. The valuation pendulum also had swung to a different extent. And that's the time we were also saying that market में अगला 2-3 साल कैगर देखोगे तो आप 10-11% हो सकता है. But with the healthy correction which has happened now, 16-17% कैगर मार्केट में अब आगे बन सकता है, बिकॉज मार्केट में जो वैल्यूएशन बहुत पीक पे हो गया था, दैट हैज फॉलन टू अ रीजनेबल लेवल. And the point is that if you see, these are the time when one should start looking at bottom fishing, start looking at participating in the number. जो one way swing था मार्केट का, I think that is behind us now.
Market will consolidate here for next 5-6 months, and then you'll see again the participation happening in the market. So do you think कि another 4 to 5 months, 6 months market और ज़्यादा नीचे जा सकता है? I would say if I look at valuation, we are maybe 3-4% से ज़्यादा करेक्शन लग नहीं रहा है, बट एज ऐसे मार्केट इज ए पेंडुलम, इट कैन स्विंग बोथ वेज. जब ऊपर वैल्यूएशन गया था बहुत आगे, तो नीचे भी मार्केट दोनों तरफ जा सकता है, बट एट probably near we are close to bottom. And if you analyze the data of long historical average, the valuations are much more comfortable now, specifically in the large cap had not participated in the upside, and large cap all correct ho gaya. So I'll start with large cap and then go to mid and small cap. Okay, as a layman, just I wanted to ask कि मार्केट में एक्चुअली क्या प्रॉब्लम हुआ है कि जो मार्केट इतना नीचे आ गया? सब कुछ सही चल रहा था, मेक इन इंडिया हो रहा है, इतना सारा इन्फ्लो इंडिया में आ रहा था, हम इंडिया में बना भी रहे थे, अच्छा खासा प्रोडक्शन भी कर रहे थे, सब कुछ चल रहा था, बट इतना मार्केट नीचे आने का रीज़न क्या लगता है आपको? Sure, that's a good question. आपका घड़ी है, आपने पहना हुआ है, मैं पूछूंगा घड़ी का भाव कितना है? क्या भाव होगा आपकी घड़ी की? 10,000 होगी, 10-15,000. आज कोई आके बोलता है संकेत भाई आपकी घड़ी में 25,000 दूंगा, आप तो खुशी से बोलोगे अच्छा है, अब और घड़ी लेके आओगे, 15,000 की और घड़ी लाओगे और बेचोगे. वो बोले मैं 40,000 दूंगा, मैं 50,000 दूंगा, बट घड़ी का भाव तो 15,000 होता है, राइट? हर चीज का एक वैल्यूएशन होता है, and that's when the market swings on the other side. People get excited and people keep buying the stocks, and people think that this growth can continue for longer term. But that's where the experts advise, and that's where people try. Market is both a science and an art. Eventually, it's a place where the truth will prevail and market will price various assets at various levels. So जो घड़ी की भाव थी 15,000, जो 40,000 हो गया था, वो वापस 20,000 तक आके रुकेगा. So that's the kind of correction which has happened. And this valuation pandemic which goes up is because of the aggressive buying, because of people giving higher valuation to the market, and people saying that this growth can continue for longer term, and that's where the correction happens. राइट. सो मैं ये मान सकता हूँ कि फंडामेंटल में उतने ज़्यादा इश्यूज नहीं है, वैल्यूएशन का मेजर यहाँ पे रोल था ताकि मार्केट वैल्यूएशन की वजह से करेक्ट हुआ है. एग्जैक्टली. सो फंडामेंटल इंडिया इज स्टिल इंटैक्ट. इंडिया आप देखोगे ग्लोबली में इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है. इंडिया की एवरेज एज 28 साल है. इंडिया की डेमोग्राफिक बहुत अच्छी है. इंडिया की फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल में है. इंडिया की करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है. लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन इंडिया. फंडामेंटली इंडिया इज स्टिल स्ट्रॉन्ग if I take a longer term view. It's just that the valuations had gone way above the WACC, and there was some slowdown in the market. There was some slowdown which started playing out after election, and that slowdown affected companies' earning, and that's the reason market corrected. It was both valuation and some slowdown in some part of the market which led to the correction. अब मार्केट के सबसे बड़े दो गुंडे बन चुके हैं. एक तो डोनाल्ड ट्रम्प यूएस बन चुका है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और उसके साथ साथ चाइना भी है. सो आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में अगर हम सोचते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर हो सकता है? सो डोनाल्ड ट्रम्प क्या कर रहा है? ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूएस. जितनी टैरिफ है वेरियस प्लेसेस में, वो टैरिफ लगा के क्या कर रहा है कि जो भी इंपोर्ट यूएस में हो रहा उस कंट्रीज में टैरिफ लगा रहा है. इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दैट, राइट? नाउ दिस इज अ फेज. आई मीन दिस इज, यू मे से इट्स इरेशनल बिकॉज इट शुड बी अ फ्री ट्रेड, बट दैट इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू. And this journey has started. This will play out in the next 3 to 4 months, and then we'll get clarity as to what various tariffs are and how it will play out. So market में कोई नहीं हो सकता, कोई भी market one way नहीं ले जा सकता. It's just that it's a matter of phase and it's a matter of uncertainty. Market doesn't like uncertainty. And when the uncertainty happens, market tends to panic and correct. And this uncertainty of what will Donald Trump do, how much tariff will come, where will it play out, how will it impact global trade, that's the reason you have seen this correction happening, and that can play out. So वो लोग प्रेशर डाल के इंडिया के ऊपर कुछ ऐसा कर सकते हैं जहाँ से इंडिया की डिग्रोथ हो, ऐसा कुछ हो जाएगा? I don't think so. I mean इंडिया का डिग्रोथ क्योंकि वो कंटिन्यूसली टैरिफ लगाने की बात करते हैं. 25% डिपेंड्स ऑन वेरियस टैरिफ. यू कैन कमेंट दैट वहाँ से टैरिफ लगा के इंडिया का डिग्रोथ हो जाए. इंडिया में आईटी बड़ा एक्सपोर्ट है, सर्विसेज बड़ा एक्सपोर्ट है, वहाँ पे कुछ आए तो प्रॉब्लम हो सकती है, बट आई डोंट थिंक सो दैट कैन हैपन. तो ये सारी चीज़ें हमें फंडामेंटल्स के बारे में तो पता चले, और यहाँ से आप श्योर हो कि ग्रोथ इंडिया की होने वाली है. दैट मीन्स स्टॉक में भी अच्छी खासी ग्रोथ आ सकती है. सो अगेन क्वेश्चन इज दैट कि एक इंडिविजुअल पर्सन, एक लेमैन खुद का पैसा खुद मैनेज कर रहा है और आप भी उसका पैसा मैनेज कर रहे हो, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन मार्केट इज रिस्क एडजस्टेड रिटर्न. When we as a fund manager manage and try and invest for people, we try and give a risk adjusted return.
and we normally mutual fund would have a basket of stocks, and we like to balance the risk, balance the beta of the portfolio, and have a portfolio approach. We'll be more fundamentally aligned to the companies. We'll do more rigor work on getting deeper into the company, getting deeper into the sector, getting deeper into which sector can play out, which stocks can play out, and give a risk adjusted return over longer term. One can buy today and make, I say, 40% return in a stock, but you can't repeat that multiple number of times. Repeating that return in one stock multiple number of times is difficult. And when you are buying one stock, you are taking a return, you are taking a risk of one stock where you can lose 40% also. So आपका रिस्क आप भूल जाते हो कि आप रिस्क ले दो. इट्स लाइक बाइंग अ लॉटरी टिकट. 100 में से एक तो लगती है, सबकी लगती नहीं है, राइट? यू आर टेकिंग दैट रिस्क व्हेन यू आर बाइंग दैट. But when you are investing in a mutual fund or investing with awareness, I know some retail investors can also be smart while they are investing with awareness. But investing in a mutual fund, your CAGR over longer term, or getting a 16-18% CAGR over longer term, that's a big achievement. That's a big compounding. So compounding is told the biggest wonder of the world, and that's what mutual fund helps you get. Exactly. तो आप रिस्क एक्चुअली मैनेज कैसे करते हो? ऐसा आप क्या करते हो जो एक रिटेल इन्वेस्टर नहीं करता है? सपोज मैं सिंपल स्टॉक कुछ बाय कर लेता हूँ, 2, 5, 10, 15, 20 स्टॉक मैंने मेरे पोर्टफोलियो में बाय कर लिया. डीमैट तो फ्री में ओपन होता है, मैंने ओपन कर लिया, पैसा लगा दिया और कुछ बाय कर लिया. बट आप भी तो स्टॉक ही बाय करते हो. सो दोनों में ऐसा क्या डिफरेंस होता है? That's a good point. What we do is that there are multiple risks which can play out in a portfolio. Portfolio में क्या क्या रिस्क होती है? आप देखते हैं इंडस्ट्री लेवल रिस्क. आप अगर 8 स्टॉक सेम पोर्टफोलियो सेम इंडस्ट्री का ले लिए, वो रिस्क ले रहे हो आप. देन होता है कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क. आप 100 रुपये डाल रहे हो, आप एक स्टॉक में 20% डाल दिए, एक स्टॉक में 30% डाल दिए, वो रिस्क आपके दिमाग में नहीं होता है. सेकंड होता है ये रिस्क, ये पोर्टफोलियो स्टॉक, हाउ विल ट्रम्प और चाइना, एज यू राइटली सेड, विल इम्पैक्ट दिस स्टॉक that some retail investor may not be aware of. जिस पर्टिकुलर सेक्टर और स्टॉक में प्रेशर आ सकता है, वो आप सेल करके दूसरा बाय करते हो? Of course, we manage sector weight, we manage company weight, we diversify the portfolio, we look at details about which company में कौन promoter है, उसका background क्या है, कौन company चला रहा है, धंधा क्या है, धंधा का अगला 4 साल कैसा है, धंधा में competition आता है तो क्या impact हो सकता है. We do detail analysis and then itself we look at buying any stock. Okay. तो अगर समझिए आपको रिस्क दिख रहा है, अब करंटली मार्केट फॉल हो रहा है, राइट? जो आपने बोला कि आप पहले से बोल रहे थे कि मार्केट में थोड़ा प्रेशर रह सकता है, 1 साल 2 साल के लिए मार्केट में थोड़ी गिरावट देख सकती है. बट ऐसे सिचुएशन में आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे जा सकता है, तो आप कौन से एक्शंस लेते हो आपके फंड्स के ऊपर? सो मार्केट गिर रहा है तो को सबके हाथ में नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं होता. व्हाट यू ट्राइड है, यू मैनेज द रिस्क. हाउ डू यू मैनेज द रिस्क? सो यू पुट मोर मनी इन लार्ज कैप, स्मॉल मिड कैप से निकाल के लार्ज कैप में डालोगे. सम इंडस्ट्री इज लेस साइक्लिकल, सो कंज्यूमर और फार्मा इज लेस साइक्लिकल. मूव आउट ऑफ अनसाइक्लिकल इंडस्ट्री एंड मूव टू लेस साइक्लिकल इंडस्ट्री. दैट इज द सेकंड थिंग. देन यू, इफ यू हैड ओवर एलोकेशन टू सम स्टॉक वेयर देयर इज अ रिस्क इन द अर्निंग, यू विल ट्राई एंड रिड्यूस दोस एक्सपोजर. देन यू विल लुक टू raise cash in the fund. Normally I have a 4-5% cash maintain कर लोगे fund में. That's also can provide you protection. Or you can look where there is a earning growth possibility and earning degrowth possibility. You'll try and manage the portfolio in such a level that your risk reduces. आप कितना कैश हाथ में रख सकते हो? अगर समझो आप 1000 करोड़ का फंड मैनेज कर रहे हो और आपको दिख रहा है कि थोड़ा डाउनसाइड है, मुझे रिस्क नहीं लेना है, तो उसमें से कितना % में कैश में बैठ सकते हैं? नॉर्मली आप 10% तक रख सकते हो, बट हम एज अ डिसिप्लिन 4 से 6% रखते हैं. दैट्स द वे. हम नीचे में 2% कह सकते हो, ऊपर में 4 से 6% रखते हैं. बिकॉज इन्वेस्टर ने मुझे पैसा दिया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो हम कैश ज़्यादा बड़ा कैश कॉल लेते नहीं है. दैट्स द वे वी नॉर्मली मैनेज दैट. सो उतना तो आप रेगुलरली मैनेज करते हो, उतना तो रहता है आपके पास. जब रिस्क ज़्यादा रहता है 6-7% पे जाते हैं, रिस्क कम रहता है 2% पे जाते हैं. तो सर आज के दिन मार्केट तो डाउन है, सो ऐसे मार्केट में कौन से सेक्टर बेटर हो सकते हैं जो बढ़िया रिटर्न दे सकते हैं, और कौन से सेक्टर से बच के रहना चाहिए? श्योर. हम अगर देखें लास्ट 5 साल कौन से सेक्टर ने अच्छा नहीं किया है, उन सेक्टर में कहीं भी चेंजेस आ रही है, वो सेक्टर वुड बी बेटर परफॉर्मिंग इन दोज. हमने थोड़ा एनालिसिस किया था एज अ टीम. हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगला 4-5 साल, फॉर एग्जांपल एक तो सेक्टर जो मुझे बहुत एक्साइट करता है, कंज्यूमर FMCG अच्छा नहीं किया था, वो सेक्टर बहुत अच्छा कर सकता है. किया नहीं इसीलिए अब कर सकता है. बिकॉज क्या हुआ है कि अभी आप देखोगे मोदी 3.0 में उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के कंजम्पशन में भी आया है.
जो अभी रिसेंट बजट आया है उसने 1 लाख करोड़ का टैक्स काटा है। 1 लाख करोड़ से कंजम्पशन बढ़ सकता है। So that is one reason we are thinking that consumption as a sector can come back going forward. Okay. The other thing which we are thinking is banking as a sector which has not done well. Banking में recent RBI सर बट एक पॉलिसी जो 3 चीजें कंजम्पशन में किस टाइप की कंपनियां आती है, कौन से स्टॉक में नहीं पूछूंगा बट किस टाइप की कंपनी आती है, क्या बनाती है वो कंपनियां? कंजम्पशन सेक्टर देखोगे आप, बहुत एक्साइटेड सेक्टर है। कंजम्पशन इंडिया में तो चालू हो रहा है। इंडिया में जीडीपी का 65% कंजम्पशन है। अब मैं बोलूँ 65% कंजम्पशन इंडिया में 28 साल की जनता है। 28 साल की जनता में आपकी हमारी शादी 25 से 28 साल के बीच में होती है। 28 से 40 साल में बहुत खर्चा करते हैं हम। बिल्कुल। इंडिया की एवरेज है 28 साल है। अगला 12 साल तो इंडिया इतना खर्चा करने वाला है कि कंजम्पशन में तो काफ़ी ग्रोथ दिख रहा है मुझे हर तरफ, चाहे वो शादी पे खर्चा हो, चाहे वो होटल में खर्चा हो। आजकल तो होटल में भी लोग ट्रेंड है कि अच्छे होटल में रहने का है। लास्ट 2-3 साल कोई कंपनी कंजम्पशन में ग्रोथ नहीं है जैसे मैंने बताया, बट होटल सेक्टर काफ़ी अच्छा कर रहा था। तो लोग आजकल रहने, खाने, पीने, घूमने में भी खर्चा करने लगे। इंडिया में वो नेक्स्ट जनरेशन सर्विसेज एज सेक्टर बहुत कम है, वो आगे जाके काफ़ी ग्रोथ होता है। देन अच्छा डाइनिंग में, अच्छा रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे शूज़ लेंगे, अच्छे खाने घर पे ऑर्डर करेंगे, अच्छे ज्वेलरी लेंगे अपने वाइफ के लिए। देन आप अच्छे कार लोगे, अच्छे मॉल में जाओगे, एयरलाइंस में ट्रैवल करोगे। सो एक पूरा बास्केट है कंजम्पशन सेक्टर के लिए जो अगला 10, 12, 15 साल काफ़ी अच्छी तेज़ी से ग्रो हो सकती है। अगला 2-3 साल पिछले कहीं कुछ पॉकेट में थोड़ा स्लो डाउन दिखा। कोविड में बहुत तेज़ी से ग्रोथ आई थी, फिर बीच में कुछ पॉकेट में स्लो डाउन दिखा जहाँ पे रूरल में क्या हुआ था, मानसून अच्छा नहीं हुआ था और फल के जो वो पौधा उगाते हैं उसमें उनको भाव नहीं बढ़ा था। नो इन्फ्लेशन इन द क्रॉप एंड दैट्स द रीजन अभी जो इन्फ्लेशन आएगा। एंड मोदी का ये फोकस है कि कंजम्पशन शुड कम बैक, सो रूरल विल कम बैक एंड अर्बन शुड आल्सो कम बैक एंड दैट्स वेयर द कंजम्पशन सेक्टर कैन डू वेल। ऐसा नहीं है कि 5 साल 8 सेक्टर 5 साल अच्छा नहीं किया था, उनमें से हमने 3-4 सेक्टर ढूंढा है जो पिछला 5 साल अच्छा नहीं किया था और क्या अच्छा कर सकता है। एक तो कंजम्पशन बड़ा सेक्टर है। सेकंड है बैंकिंग। पिछले आरबीआई गवर्नर ने बैंकिंग में बहुत रेगुलेशंस टाइट कर दिया था एंड राइटफुली डन बिकॉज दैट्स द टाइम व्हेन द मार्केट वाज ओवरफ्लोइंग एंड ही हैड टू टाइटन लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अभी आप देखोगे आरबीआई गवर्नर आने के बाद 3-4 महीने में ही उसने पहला रेट कट आया इंडिया में एंड बहुत सारे रेगुलेशन चेंज किए। व्हेन दिस रेगुलेशन चेंजेस हैपन एंड व्हेन द रेट कट बॉटम्स आउट, बैंकिंग एज अ बैंकिंग एंड एनबीएफसी सेक्टर कैन डू वेल एंड दैट्स वेयर वी थिंक दैट अगला 3-4 साल ये सेक्टर अच्छा कर सकता है। बैंकिंग में ना सर एक डिस्कशन चलता है बार बार कि लोग इक्विटी की तरफ मुड़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड की तरफ मुड़ रहे हैं, बैंकिंग में इन्फ्लो नहीं आ रहा है, पैसा नहीं लोग रख रहे बैंक्स में, तो उसका इम्पैक्ट बैंकिंग पे होगा नहीं? वो स्ट्रगल नहीं करेंगे? नहीं, बट वो साइकिल होता है एक फेज का। मोस्टली क्या है, गवर्नमेंट के पैसे बैंकिंग में नहीं आए थे, बट आई थिंक वो फेज वापस आएगा कि जब पैसा लोग देखेंगे मार्केट में भी नहीं बन रहा है तो लोग पैसा थोड़ा यहाँ भी डालेंगे। प्लस क्या है कि वो बैंक डिपॉजिट जो आप जो बोल रहे थे वो भी वापस ग्रो करना चालू होगा। एंड एक बार बैंक जो रेगुलेशन टाइट किया था वो रेगुलेशन कम करेगा तो आपका लैंडिंग भी बैंक्स बढ़ाएंगे। सो बैंकिंग में आगे जाके काफ़ी ग्रोथ आ सकता है। क्या है कि जो आरबीआई ने पॉलिसीज बहुत टाइट किया था वो अभी वापस लो कर रहा है, तो वापस पॉलिसी जो ढीला कर रहा है तो बैंकिंग में ग्रोथ आ सकता है। एंड क्या है, प्राइवेट कैपेक्स हुआ नहीं है तो हमको लगता है जैसे इंटरेस्ट रेट कट आएगा एंड प्राइवेट को कॉन्फिडेंस है, आप सबकी बैलेंस शीट उठा कर देखो, बैलेंस शीट नेट कैश है, इतना डेट नहीं है। एंड एज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीजेज कॉर्पोरेट में भी ग्रोथ आना चालू हो रहा है। सो रिटेल बैंकिंग तो अच्छा कर ही रहा था, बट रिटेल बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट बैंकिंग दोनों अच्छा करेगा आगे जाकर, तो बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ आ सकता है। बैंकिंग में पीएसयू की तरफ हम देख सकते हैं थोड़ा, या प्राइवेट बैंक्स की तरफ? आई विल नॉट लाइक टू कमेंट ऑन विच सेक्टर, बट बैंकिंग एज अ थीम आई थिंक वो अच्छा कर सकती है। ओके, the other theme which I think which can do well is I mean these are subsectors, cement and metals I think can do well. सीमेंट में देखोगे अगला पिछला 3-4 साल में प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है एंड यहाँ सीमेंट में नए कंपनी आई है, नई कॉर्पोरेट आई है, नए कॉर्पोरेट ने कंपनी खरीदा है एंड उसका था मार्केट शेयर गेन करना। छोटे-छोटे प्लेयर को एक्वायर कर रहे थे, भाव बढ़ाने नहीं दे रहे थे। भाव बढ़ाने से नहीं था कि इन्फ्लेशन आ रहे थे और छोटे-छोटे प्लेयर्स में जिनका प्राइसिंग पावर नहीं है, उनकी कैश फ्लो प्रॉब्लम हो रही थी, उनको खरीदा जा रहा था। दो बड़े प्लेयर ने कंसोलिडेट कर लिया इंडस्ट्री में। अब आगे जाकर मुझे लगता है प्राइस इंक्रीज आएगा तो ये सेक्टर भी काफी अच्छा कर सकता है। मोनोपोली डिओपोली होगी और वो लोग प्राइस बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो वी विल सी दैट प्लेइंग आउट बिकॉज़ बैंकिंग सीमेंट के प्राइसेस बढ़े नहीं है 3-4 साल। जैसे सेम उन्होंने टेलीकॉम में किया था कि शुरुआत में फ्री देना शुरू किया और बाद में सब टेलीकॉम कंपनीज मिलके प्राइस हाइक करने लगी। सो
एंड इसमें कंसोलिडेशन हुआ है, इस इंडस्ट्री में ग्रोथ आ सकता है. सो ऐसे 3-4 सेक्टर्स है जहाँ पे ग्रोथ आ सकता है. मेटल्स में भी हम काफ़ी तेजी में है. मेटल्स में तो अभी फिलहाल नेगेटिव न्यूज चल रही थी, सब कुछ नेगेटिव ही हो रहा था. बट चाइना इज कमिंग फ्रॉम लो बेस. चाइना में क्या होगा कि अभी थोड़ा स्टिमुलस आएगा, चाइना में भी ग्रोथ आएगा, इंडिया में भी ग्रोथ आएगी. तो इस ग्रोथ से लेके मेटल्स में भी मुझे लगता है कि अच्छा ग्रोथ आ सकता है. सो ये 3-4 सेक्टर है जहाँ मुझे लगता है, कंजम्पशन का मैंने बात कर लिया, जहाँ आगे जाके काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ सकता है. एंड दैट्स वेयर हमारे सब फंड वैसे पोजिशन है दैट वेयर वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस ग्रोथ. परफेक्ट सर. मुझे ज़रा बताइए कि आप कौन से फंड्स मैनेज करते हो? तो मैं बिरला जेननेक्स फंड मैनेज करता हूँ, बिरला 95 मैनेज करता हूँ, बिरला एमएनसी फंड मैनेज करता हूँ. ओके. अब ये बिरला जेननेक्स है, क्या होता है उसमें? मतलब एक्चुअल थीम किस फंडामेंटल्स पे वो चलता है, और किस टाइप के सेक्टर्स, किस टाइप के स्टॉक आप वहाँ पे चूज करते हो, और कैसे फंड वो चलता है एक्चुअली बेसिकली आप मुझे बिरला जेननेक्स क्या है? मैं बहुत पहले एक बुक पढ़ा था, वन अप वॉल स्ट्रीट करके एक बुक है, पीटर लिंच ने लिखा है. वो भी सिंपल, आपने रिटेल इन्वेस्टर्स की बात की, रिटेल इन्वेस्टर को कहाँ पैसा डालना चाहिए, उसने सिंपल बात की थी कि जहाँ पे आप खाना पीना खाने जाते हो, जहाँ पे आप कंज्यूम करने जाते हो, वो सब स्टॉक्स को देखो, लगता है वो सब लॉन्गर टर्म स्टॉक हो तो वो स्टॉक में पैसा लगाओ. बिरला जेननेक्स एक थीम ही है उसी पर्सपेक्टिव से. इट्स अ B2C थीम which says that all the B2C businesses of India I can participate. Unlike some consumption fund of the industry, we also have banking. So हम इसमें 20 से 25% बैंकिंग रखते हैं, एंड वी हैव ऑल द B2C बिजनेसेस. सो ऑल द B2C, सो बेस्ट पार्ट ऑफ द थीम इज दैट साइक्लिकलिटी ऑफ द थीम इज लोअर, बिकॉज हम मेटल्स नहीं रखते हैं, हम जहाँ भी साइक्लिकल सेक्टर्स है वो नहीं रखते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रखते हैं. एंड ये थीम इंडिया की बहुत बड़ी थीम है जहाँ पार्टिसिपेट करते हैं. आप देखोगे तो इसमें ऑटो से लेके, बैंकिंग से लेके, एयरलाइन से लेके, होटल से लेके, QSR से लेके, जितना मैंने बताया, कपड़े से लेके, चप्पल से लेके, यू नो, ऑल दिस थीम्स आर पार्ट ऑफ दिस फंड. सो मेजर एलोकेशन कौन से फंड्स पे है हमारा? मतलब आप सेक्टर बोल सकते हो कि जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे तो हो? कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी जो हम बोलते हैं, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, रोटी कपड़ा मकान जो होता है वो तो सब खर्चा करता है. उसके बाद आदमी कहाँ खर्चा करता है? उसके बाद आदमी ज्वेलरी में खर्चा करता है, तो ज्वेलरी की कंपनी है. उसके बाद आदमी वॉचेस में खर्चा करता है, तो वॉचेस की कंपनी है. आपके घर में AC लगाते हो तो AC की कंपनी है. जो भी कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी है उसमें बड़ा एलोकेशन रहता है इसमें. एंड देन द बैंकिंग थीम, जहाँ पे लोग जाके स्पेंड कर. 28 से 40 साल में क्या होता है, आप नया गाड़ी लेते हो, नई गाड़ी आप अपने इनकम से ले नहीं सकते, आपको लिवरेज करके गाड़ी लेना होगा, आपको लिवरेज करके लोन लेना होगा. इसलिए बैंकिंग भी थीम में रखते हैं हम, ताकि ये पार्टिसिपेट करें. सो दैट्स वेयर दिस टू थीम्स वी थिंक गोइंग फॉरवर्ड कैन डू वेरी वेल. अंचल जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर समझो मुझे जेननेक्स में इन्वेस्ट करना है या आपके कोई भी फंड में इन्वेस्ट करना है, तो पहले जेननेक्स की बात करते हैं. तो वहाँ पे मुझे SIP करनी चाहिए, लमसम करना चाहिए, मेरा अप्रोच कैसा होना चाहिए? सो मार्केट में आई ऑलवेज बिलीव इन SIP. वन थिंग इज देयर दैट मुझे भी पता नहीं मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा. वन शुड ऑलवेज मेंटेन टू, एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको SIP डिसिप्लिन इज अ वेरी गुड डिसिप्लिन, एंड इसीलिए SIP करते रहना चाहिए. सो पीपल में से SIP स्टॉप करो, फिर SIP चालू करो, बट इतना ईजी नहीं होता है कि आप स्टॉप करो एंड यू कैन टाइम इट. आज से हाँ, आप आज से 12 महीना पहले या 1 साल पहले, 2 साल पहले भी मुझे मार्केट एक्सपेंसिव लगता था, कोई बोल सकता था मार्केट एक्सपेंसिव. अभी मार्केट चीप है, अभी तो टाइम है और पैसा डालने का. So that's the time. So you should maintain a discipline, and that discipline can be, you can start a SIP of X amount, keep increasing X plus Y plus Z depending on your growth in income, and SIP is a very good way to increase in the market. प्लस लमसम डालना भी चाहिए. जब मेरा थॉट प्रोसेस ऐसा है, मैंने अपने डेस्क पे लिखा हुआ है, जब भी पेपर में आया मार्केट में लाल है हर तरफ, इट्स दुनिया बंद होने वाली है, दुनिया बंद होने वाली है, उस समय लमसम है तो डाल देना चाहिए. देन SIP में किकर हो जाता है. इट्स लाइक you are driving continuously, you need a kicker, you know, that's where the kicker happens. And specific, so that's about the thought process. आपको पैसा कैसे डालना चाहिए. एक बोर्ड में सबके डेस्क पे सब इन्वेस्टर्स को ये लगा के रखना चाहिए, जब भी, या अपने मुझे अपने कहीं भी जहाँ भी आप डेली जाते हो, चाहे ब्रश करते हो, जहाँ आप वो करते हैं कि एज ए डिसिप्लिन SIP मेंटेन करो. जब भी मार्केट में बड़ा खून हो, बड़ा लाल हो, that's the time put a lump sum if you can. That will help you make a better return. So that's the way. The fund also would advise people should come in a SIP way and a very disciplined way. परफेक्ट. सो सिंपल है कि कोई भी बंदा जब SIP करता है ना, तो सारा पैसा तो नहीं डालता SIP में. मतलब 1 लाख रुपए कमा रहा है तो 90,000 की SIP वो करता नहीं है,
वो 10-20-25 हज़ार की करेगा, 20-25 हज़ार एक्स्ट्रा उसके पास बच जाते हैं। सो जब भी मार्केट में ब्लड बात दिखे तो वो लमसम डाल भी सकते हैं। एग्जैक्टली। सो मुझे और थोड़ा जेनेक्स के बारे में बताइए ना, वो कैसे, आपका आगे क्या व्यू है, श्योर कैसे वो आगे जा सकता है और आप कैसे उसको और ज़्यादा बढ़िया से मैनेज करना चाहते श्योर। सो संकेत भाई, कोई भी म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देता है ओवर लॉन्गर टर्म? हो? 12%, 10%, 12-10%, ठीक है। अपना इफ आई टेक, मैं फंड 10 साल से मैनेज कर रहा हूँ, 10 साल से फंड ने 16%, 16.7% कैगर दिया है। ग्रेट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट विद अ लोअर वोलेटिलिटी, volatility is lower than any other flexi cap category if I may, and fund participates in the upside. 16 से 17% कैगर 10 साल में at this point in time when market is corrected is a good outcome. So the point is that with a lower volatility and plus if अब मेरा churn rate देखोगे, churn rate क्या होता है, मैं कितनी बार स्टॉक खरीदा और कितनी बार बेचा स्टॉक, मेरा churn rate 18% है. So lowest churn rate मतलब what I do is that I'm very focused on quality of business I am buying. कोई भी धंधा को ठोक पीट के खरीदता हूँ, ये धंधा कैसा है, धंधा कौन चला रहा है, धंधा का फ्यूचर क्या है, एंड दैट्स वेयर आई लुक टू बाय. ऑफ कोर्स आई विल मेक मिस्टेक्स, ऑल ऑफ अस मेक मिस्टेक्स, बट दैट्स द डिटेल वर्क. आई ट्राई एंड ओन द कंपनी, द मार्केट लीडर इन द कंपनी वेयर द मैनेजमेंट आई कैन बिलीव इट. आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर दैट अच्छा मैनेजमेंट धंधा चला रहा हो तो धंधा गलत रास्ते पे भी हो, बंदा धंधे को वापस ले आएगा, धंधे को वापस ग्रोथ ले आया. जैसे आप किसी फंड मैनेजर को बिलीव करते हो, पैसा डालते हो, उस फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी पे भी डालते हो, प्लस फंड हाउस की कैपेबिलिटी भी डालते हो, दोनों चीज डालते हो, राइट. यहाँ पे अब अच्छा धंधा और कौन चला रहा बहुत इंपॉर्टेंट, धंधा कैसा है वो देख के मैं स्टॉक लेता हूँ. सो ओवर लॉन्गर टर्म ये थीम भी बहुत अच्छा है. थैंकफुली मुझे ये फंड मैनेज करने को मिला. ये थीम भी बहुत अच्छा है. क्या ये थीम में वॉलेटिलिटी कम है एंड ये थीम लॉन्गर टर्म में पार्टिसिपेट करता है अपसाइड में. बिकॉज आप कोई भी नए इन्वेस्टर तो लेके आओ तो इस थीम में लेके आओ, क्योंकि नया इन्वेस्टर क्या डरता है मार्केट से, ऊपर नीचे हो जाए, उसको बिलीव होता है कि पैसा बनते रहना चाहिए. तो ये थीम बेस्ट पार्ट है कि ये थीम लॉन्गर टर्म में आपको कंपाउंडिंग देता रहेगा. थीम में वॉलेटिलिटी कम है एंड थीम कैन प्ले वेरी वेल ओवर लॉन्गर टर्म. दैट्स व्हाई वी थिंक दैट दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर लॉन्गर टर्म. एंड जो रिटर्न हमने बनाया है उस टाइप की रिटर्न कोशिश करेंगे आगे बनाने की. सो 16% मतलब बहुत बड़ी बात होती है लॉन्गर टर्म में. 10 साल का सेज है. एक्चुअली ऑडियंस को मैं बताना चाहता हूँ, ऑलमोस्ट 15-16% मिलना मतलब 5 साल में पैसा डबल होना, राइट. और उसके आगे 5 साल में और डबल होना. मतलब आज अगर मैं 1 रुपया डाल रहा हूँ तो 10 साल के बाद उसका 4 रुपये होना चाहिए. तो इतना बढ़िया रिटर्न हमने आज तक डिलीवर किया है. और ये जो सीरीज हमने शुरू करी ना, उसका भी रीज़न यही है कि कोई भी इंसान जब SIP करता है उसको पता ही नहीं है कौन फंड मैनेज कर रहा है, फंड मैनेजर कौन है. उनका थॉट प्रोसेस और उनके पैसे का थॉट प्रोसेस अलाइन होना चाहिए ना. क्योंकि मैं अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मैं शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा हूँ और फंड मैनेजर जो इन्वेस्ट कर रहा है वो लॉन्ग टर्म के होराइजन से इन्वेस्ट कर रहा है, तो मैच ही नहीं होगा. तो इसीलिए हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं बहुत सारे फंड मैनेजर के साथ, ताकि हमारे ऑडियंस को भी पता चले कि फंड मैनेजर का थॉट प्रोसेस क्या है. अगर वो आपके व्यूज से अलाइन होता है तभी आप उनके फंड को चूज करना चाहिए. सो सर सिंपल, मुझे और एक क्वेश्चन आपको पूछना है कि ये सारा जो पैसा आपके पास आता है, जो जेन नेक्स्ट है, आपके पास कितना फंड है टोटल? फंड की साइज क्या है? अपना फंड रफली 7-7.5 हज़ार करोड़ के बीच. 7,500 करोड़ है. सो आपको लगा ये स्टॉक बेचना है, ये बाय करना है, ये अकेला आप अकेले डिसीजन लेते हो? सो अपने यहाँ पूरी टीम है, अपने यहाँ टीम ऑफ एनालिस्ट है जो 10 एनालिस्ट है, हर सेक्टर में रिसर्च करते हैं एंड वो डिटेल कंपनी से काम करते हैं. एंड हम एज अ डिसिप्लिन वंस और ट्वाइस अ ईयर कंपनी से मिलते हैं, डिटेल में समझते हैं कंपनी क्या कर रही है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, धंधा कैसा है. उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कौन सा स्टॉक लेना है नहीं लेना. बट अ फंड मैनेजर डिसाइड्स व्हाट स्टॉक टू. एनालिस्ट बोल सकता है ये स्टॉक अच्छा है, ये कंपनी ये कर रही है, but a fund manager may have different opinion. You may have a different opinion. I may have a different opinion. Someone else may have a different opinion. So everyone is independent to show his own view in the fund. And I, as a fund manager, decide where I have to allocate money. लास्ट डिसीजन आपका होगा. लास्ट डिसीजन मेरा होगा. आपके सपोर्ट के लिए एक टीम रहती है जो मतलब कंपनी में भी जाके एनालिसिस करती है, डिस्कस करती है, चीजें देखती है, राइट. या उनकी ड्यूटी है वो कंपनी में जाके एनालिसिस करे डिटेल. जैसे मैं एनालिस्ट था, कंज्यूमर एनालिस्ट में धीरे धीरे करके डिफरेंट सेक्टर्स देखा है, अब मैं डिफरेंट फंड मैनेज कर रहा हूँ. सो दैट्स द वे यू गो डीपर, एज मच डीप एज यू कैन. अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंपनी, अंडरस्टैंडिंग द धंधा, पैसा कहाँ से बन रहा है धंधा में, धंधा का फ्यूचर क्या है, धंधा को कौन चला रहा है, धंधा की कंपटीशन का कौन है, धंधा में ROC कैसा बन रहा है, प्रमोटर का, बाकी धंधा में कहाँ पैसा बन रहा है, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है. ये भी एक लर्निंग है मेरे लास्ट टाइम के
मिस्टेक्स ये कि धंधा प्रमोटर एक ही धंधा चला, प्रमोटर बहुत बार होता है 4-5 धंधा चला रहा हो, और उसके 2 धंधे में प्रॉब्लम है तो ये धंधा भी अच्छा से नहीं चला पा रहा। तो प्रमोटर क्या कितने धंधा चला रहा है, कैसे चला रहा है, वो सब डिटेल में देख के एनालिस्ट हमको रिकमेंड करता है, हम मिलकर डिसाइड करते हैं। बट एट द एंड मेरा डिसीजन है, मेरे फंड में मैं क्या स्टॉक लूंगा। ओके, बढ़िया। तो इसमें टेक्नोलॉजी का रोल कितना है? आप जो भी एक्टिविटीज़ कर रहे हो एज ए फंड मैनेजर, तो इसमें टेक्नोलॉजी का रोल उतना होता है? एआई का कुछ इंपॉर्टेंस है फंड मैनेजमेंट में या एनालिसिस So करने AI में is कोई just फायदा? evolving as a fund manager. फॉर एग्जांपल इतने सारे, मैं 300 कंपनियां देखता हूँ, 300 कंपनियां का हर क्वार्टर कॉल होता है, कॉल में डिटेल मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो AI कैन हेल्प मी सम अप दी कॉल का डिटेल में एक छोटा ट्रांसक्रिप्ट बनाते दे देता है। सो देयर आर डिफरेंट वेज वी आर ट्राइंग टू यूज AI. सो AI विल इवॉल्व एज वी सी इन द जर्नी, बट टेक एंड AI प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी. एट द एंड ऑल दीज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म करती क्या, आपको एफिशिएंट बनाती है, राइट? वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू प्लग एंड प्ले वेयर दिस कैन शो मी द डेटा, कंपटीशन क्या कर रहा है मुझे देखना है, तो AI कैन हेल्प मी सी द कंपटीशन, गिव मी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, AI कैन गिव मी ट्रांसक्रिप्ट ऑफ वेरियस कॉल्स. सो AI कैन, वी आर ट्राइंग टू यूज AI इन वेरियस टूल्स टू हेल्प अस इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ आवर टाइम. सो बिगनर के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? जो बिगनर लोग हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अब मार्केट तो नीचे है, दैट इज फॉर श्योर कि अब इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो बिगनर ने कैसे शुरुआत करनी चाहिए और कहाँ करनी चाहिए? तो बिगनर तो, एसेट एलोकेशन वगैरह उसका कैसे हो सकता है? सो बिगनर को आई मीन गोल्ड और आप किसी से पूछेंगे गोल्ड में कितना पैसा जाता है, थैंकफुली इंडिया में तो अब हर आदमी के पास गोल्ड होगा, बिल्कुल, राइट? सो गोल्ड में सब पैसा लगाता है, गोल्ड और प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं, बट यू हैव टू डिफाइन देम दैट आपके X percentage, normally 100 minus your age should be your allocation to equity. That's what people say. That much allocation should go to equity. अब इक्विटी में डालना है तो कहाँ डालना है? पहले लो रिस्क काइंड ऑफ फंड में डालना है. जेननेस प्लेज वेरी वेल इन दैट, जहाँ पे रिस्क लो, वोलेटिलिटी लो एंड फंड कैन पार्टिसिपेट इन द अपसाइड, उस टाइप के फंड में डालना है. या फिर आप हाइब्रिड कैटेगरी में डालना चाहें जहाँ डेट इक्विटी हो, वहाँ डाल सकते हो. बट आप चूंकि इक्विटी में आ रहे हो तो आप नॉर्मली प्रेफर करो कि 100% इक्विटी हो. तो आप देयर आर वेरियस, देयर इज लार्ज कैप, देयर इज वन थीम ऑफ दिस, एंड देन देयर इज अ लार्ज कैप जहाँ डाल सकते हो. जिस और रिस्क लेना चाहे देन देयर इज मिड कैप, स्मॉल कैप, देन देयर इज मल्टी कैप एज अ कैटेगरी. सो डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइल यू कैन लुक टू पार्टिसिपेट इन दिस काइंड ऑफ फंड. अगर मैं म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, मेरा टाइम होराइजन क्या होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का? मतलब अगर मुझे 6 महीना, 7 महीना, 1 साल में कुछ रिटर्न चाहिए, ऐसे लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए? या आप सोचते हो कि जनरेशनल वेल्थ वगैरह ये सारी चीज़ें, आपको क्या लगता है, आपका व्यू क्या है इसमें? कभी भी पैसा लगाना है मार्केट में या कहीं भी, आपने घर लिया, आप घर कितने साल के लिए लेते हो? परमानेंटली लेते हैं, शायद बेचने का सवाल ही नहीं आता है। आपने गोल्ड लिया, आप गोल्ड किस लिए लेते हो? कितने मतलब वो भी बेचने, मतलब बेचने जाओ तो भी लोग बोलते हैं कि अरे यार उसको ज्वेलरी बेचने की नौबत आ गई, तो ये थोड़ा सा। तो इक्विटी क्यों बेचोगे? सिंपल सवाल है. आपने गोल्ड लिया, गोल्ड नहीं बेचना है. गोल्ड बेचने में लोग बोलते हैं आप इक्विटी के लिए, इक्विटी लेते हो कल बेचते हो तो लोग बोलते हैं खुश होते हैं आपने पैसा कमाया. बट इक्विटी बेचोगे क्यों? इक्विटी भी लॉन्गर टर्म एसेट क्लास है. इनफैक्ट सबसे लॉन्गर टर्म एसेट क्लास है, सबसे ज़्यादा कंपाउंडिंग यही देगा आपको. बिल्कुल, लोग इक्विटी बोलते हैं, ये मेंटेलिटी से लेते हैं मुझे कितने लेना, तो लॉन्ग टर्म के लेना इक्विटी. ये सवाल ही लोगों के दिमाग में गलत है कि इक्विटी लेकर, आज आपने घर लिया 50 लाख का, कल अगर वो हाउस ट्रेडिंग होगा 50 का 40 दिखेगा, 40 का 30 दिखेगा, 30 का 35 दिखेगा, आपका हार्ट कितना. तो नॉर्मली घर लोग बड़ा टिकट से लेते हैं और भूल जाते हैं कि आज ले लिया लॉन्गर टर्म में मेरे बेटे के लिए लिया. गलत भी हो गया, 50 का घर लिया, वहाँ उसी बिल्डिंग में घर 45 में बिक रहा हो, 42 में बिक रहा हो, आपको दिमाग में टेंशन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं होगा. घर ले लिया, मैं तो 15-20 साल के लिए लिया हूँ, आज क्या फ़र्क पड़ता है 40 का 45 में बिक गया हो, बट मुझे लेना था, मुझे बच्चों को ले लेना था. जो भी थॉट प्रोसेस, इमोशनल वैल्यू जो होती है, ये सेम इमोशनल वैल्यू इक्विटी में अभी आना चालू हो रहा है. क्योंकि इक्विटी भी लॉन्गर टर्म के लिए एसेट क्लास है, इक्विटी ट्रेडिंग के लिए नहीं है. हमने उसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बना दिया कि आज लो कल बेचो, पैसा कमा के निकल जाओ. बट वो अलग, ट्रेडिंग इज अलग बिजनेस ऑल्टो है. आप अलग बिजनेस कर रहे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, तो वो अलग धंधा, अलग चीज़ है. बट आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आप थोड़ा एसेट एलोकेट कर रहे हो, आप चाह रहे हो आपके पैसा लॉन्गर टर्म आपके बच्चे के लिए बना रहे हो, तो 20 साल बच्चा है, 20 साल बाद जाएगा कहीं कॉलेज पढ़ने के लिए, उसके लिए 20 साल तक SIP करो, पैसा बनेगा. इनफैक्ट बड़ा पैसा बनेगा देन बोथ योर, इफ आई मे से, देन द अदर टू एसेट क्लासेस. तो एज अ फंड मैनेजर आप खुद भी इन्वेस्ट करते होंगे, खुद का भी आपका पैसा है, तो आप कौन से एसेट क्लास में खुद की इन्वेस्टमेंट किए हो? मेरे 100% इक्विटी में है. सारा पैसा आपका इक्विटी में? और प्रॉपर्टी जो मैं लेता हूँ. वाह, मतलब गोल्ड आई डोंट बिलीव इन गोल्ड. वाइफ और
मदर और वाइफ के भरोसे उनको जो देना लेना, आई नेवर बिलीव इन बाइंग गोल्ड। डिजिटल फॉर्म मैं में पिछले 25 साल में एक ही बार गोल्ड स्टोर गया वो गोल्ड लेने के लिए, वो भी कोई रीजन से गया था। और डेट फंड्स में वगैरह, डेट फंड्स में भी नहीं डालता हूँ। बॉन्ड्स, नो, मेजरली इक्विटी ही करते हो, बिकॉज यू नो वेरी वेल कि इक्विटी कैसे चलता है। नहीं ऐसा नहीं है, इक्विटी में ही करना चाहिए, जैसे चलता है वो बात नहीं, इक्विटी में ही करना चाहिए। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो म्यूचुअल फंड है ना, म्यूचुअल फंड आप सही अपना है, नॉलेज यूज कर सकते ऑफ हैं। कोर्स। बढ़िया सर, लास्ट हमारा एक सेगमेंट रहता है रैपिड फायर। श्योर। सो आपको एक चूज करना है, कोई भी एक, डेट या इक्विटी। इक्विटी, इजी सवाल है तो। या गोल्ड, इक्विटी। बॉन्ड। नो बॉन्ड। बॉन्ड तो बिल्कुल नहीं। सो समझिए मुझे बॉन्ड्स में और गोल्ड में कुछ चूज करना है, डिजिटल गोल्ड में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ज्वेलरी परचेस करनी है। बॉन्ड या इक्विटी, सॉरी बॉन्ड या गोल्ड, इंडिया यूएस एज ए इन्वेस्टर। इंडिया। बिगेस्ट मार्केट में क्या लगता है आपको? Biggest market make is that market, people say that the market is always right, but there are always, I believe, pocket of value and pocket of extreme stocks which are very high, heavily priced. So that's where you have to identify opportunity कि कहाँ पैसा बन सकता है, कहाँ बेचना चाहिए। ओके, एक कंपनी यू एडमायर मोस्ट, ऐसी कौन सी कंपनी आप बोल सकते हो? बहुत सारी कंपनी है जो मैं एडमायर करता हूँ। मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूंगा, बट सेक्टर का नाम ले लेता हूँ मैं। बता सकते हो? सो इनडायरेक्टली भी बता सकते हो। क्विक कॉमर्स की जो लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, उस कंपनी को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, क्योंकि कंपनी वो होती है जो अपने पास लॉरल से सक्सेस से ठंडा नहीं बैठती है। अगला पैसा कहाँ बन सकता है, अगला ग्रोथ कहाँ आ सकता है। दैट कंपनी हैज़ बीन ग्रोइंग एंड ग्रोइंग एंड ग्रोइंग, एंड दैट कंपनी पिछले 10 साल में निफ्टी में आ गई। दैट्स द हंगर मैनेजमेंट हैज़ टू ग्रो द कंपनी। So that's one company I admire. And second company, sorry, you were asking something. Okay, तो मुझे ये पूछना था कि ऐसे कौन से बिजनेसमैन है, या प्रमोटर्स बोल सकते हो या बिजनेसमैन बोल सकते हो, जो बढ़िया बिजनेस करते हो, उनका सेंस बढ़िया है। जैसे आप स्टॉक का एनालिसिस करते हो, वैसे मुझे पूछना है कि ऐसे कौन से बिजनेसमैन है जो इंडिया में जिनका बिजनेस करने का स्टाइल, काम करने का स्टाइल और बिजनेस को ग्रो करने का स्टाइल आपको बढ़िया लगता है। ऐसे कोई नाम आप बता सकते हो? That's a good question. मुझे I will rather say a businessman, I will rather say a group. Right, group. A group whom I admire is Tata. Is a group I admire a lot. The institutional setup they have and the team they have. That's what differentiate that. In fact, a lot of businesses they have been able to create wealth. If you see last decade, why? Because it's not a single person driving they have created various businesses, and the professional management drives the business, and professional management are very well chosen to drive the businesses. So that's what make a difference. So point is that इंडिया में टिपिकल मारवाड़ी, मैं भी मारवाड़ी हूँ, मैं भी लोग का थॉट प्रोसेस है कि हम धंधा चलाते रहे, बट एट अ पॉइंट इन टाइम बिजनेस रिक्वायर्स प्रोफेशनलाइजेशन, बिजनेस रिक्वायर प्रोफेशनल पीपल टू कम एंड ग्रो. So you have to manage your ego versus what business requirement is, and that's where Tata Trust as a board keep defining the business and keep defining the professionals, and those are the business which are compounded well and can continue to compound in this market. Perfect sir. चंचल जी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला और इतनी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हमारे ऑडियंस के लिए दी। Thank you Sanket ji, it was nice, it was all my pleasure, it was a very good time we had. Thank you, wish you all the best. Thank you so much sir.